जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के किराए के कमरे में हुई संदिग्ध स्थिति में मौत, निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे जयसिंह बघेल। पंचायतों में महिला सरपंचों के पति कर रहे अपनी मनमानी को लेकर पंच और उप सरपंच ने खोला मोर्चा। कहा, जब तक सरपंच पतियों से बात नहीं की जाती तब तक नहीं मिलती कोई कार्य को स्वीकृति। कलेक्टर कार्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर दिव्यांग से की गई 1,20,000 रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस नहीं दे रही ध्यान। नहीं थम रहे सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन दिखाकर साइबर ठगी के मामले। इंस्टाग्राम में विज्ञापन दिखाकर युवती से की गई 16,000 रुपए की साइबर ठगी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लोगों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई थी जन सुनवाई। वाराणसी की तहसील में नहीं लग रही है जन सुनवाई, शिकायत लेकर आ रहे हैं आमजन, हो रहे परेशान। जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ सरपंच व पंच पद के लिए मतदान, 71% हुई वोटिंग। हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 13,000 रुपए, सहायिकाओं का मानदेय 6,500 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,000 रुपए किए जाने की घोषणा की, जिसको लेकर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। जिन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने की बात कही, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ दोहरा व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया। वहीं समान कार्य समान मानदेय दिए जाने की मांग करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बराबर मानदेय दिए जाने की भी गुहार लगाई। वहीं वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। मंगलवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने वर्षों से लंबित उनकी समस्त मांगे जल्द से जल्द पूरी किए जाने की भी गुहार लगाई। लोग कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन देने आए हैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे साथ में घोर अन्याय हुआ है। जो 11 तारीख की जो मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है 11/6/2023 को, तो कार्यकर्ताओं को 13,000 रुपये मानदेय और सहायिकाओं को 6,500 रुपये मानदेय और मिनी कार्यकर्ताओं को भी 6,500 मानदेय। तो हमारे साथ में एक अन्याय हुआ है कि हम कार्यकर्ता का भी काम कर रहे हैं और सहायिका का भी काम कर रहे हैं। बच्चों को पोषण आहार भी दे रहे हैं, टीकाकरण भी करवा रहे हैं, एनआरसी में भी ले जा रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, हम डबल काम कर रहे हैं। उसके साथ उसके बावजूद भी पूरा यानी रजिस्टर मेंटेनेंस से लेके उसके बावजूद भी पूरा काम करने के बाद हमारे साथ में सरकार ने दोहरा व्यवहार किया है। तो यदि आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, हमको समान कार्य समान वेतन होना, और यदि मांग पूरी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आपका कुल वेतन कितना बनता है? हमारा वेतन बन रहा है, अभी घोषणा की है तो 6,500। वाराणसी नगर सहित क्षेत्र में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिस पर पुलिस के द्वारा अंकुश लगाने में किसी प्रकार की सफलता अर्जित करने में पुलिस प्रशासन आज भी पीछे है, जिसका परिणाम यह है कि उक्त अज्ञात और चोर आसानी से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में 13 जून की दोपहर 1 बजे फिर एक बार बस स्टैंड वाराणसी के यात्री प्रतीक्षालय से अज्ञात चोरों के द्वारा बच्चों के हाथ में रखे सोने के जेवरात के पर्स को आंखों में काजल डालकर आसानी से उड़ा लिया गया, जिसमें पीड़ित महिला रीना बिसेन को करीब 17,000 रुपए से आर्थिक हानि हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़गांव निवासी रीना कोमेंद्र बिसेन 2 दिवस पूर्व अपने माता पिता के घर सीवन घाट अपने बच्चों के साथ गई हुई थी, जहां से वह 13 जून को वापस अपने ग्राम बड़गांव आने के लिए बस से वारासुनी बस स्टैंड पहुंची थी, जहां पर बड़गांव को बस का इंतजार करने के लिए यात्री प्रतीक्षालय में बैठी हुई थी। 13 जून की सुबह बेटी के कान के लिए 2 सोने के वाले करीब 17,000 रुपये के खरीदे गए थे, जिसे उनकी बेटियों के द्वारा देखने का हट किया गया तो महिला ने सोने का पर्स अपनी बेटी के पास दे दिया, जिन्होंने सोने के वाले देखे और उसके बाद पर्स को अपने पास ही रखा। जिसके बाद बस स्टैंड में बड़गांव बस लगने पर महिला रीना बिसेन अपने बच्चों के साथ बस में जाकर बैठ गई। तभी उसे ध्यान आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ में सोने के वाले का पर्स दिया था, जिससे पूछा तो वह पता नहीं कहने पर महिला अपने बच्चों के साथ यात्री प्रतीक्षालय में पुनः पहुंची और आसपास ढूंढने लगी तो वहीं पर्स उन्हें नहीं मिला। जिस पर उसने दूसरे यात्रियों से पूछताछ की तो वहां उस पर चोरी का इल्जाम लगाने की मंशा से बिखर गए, जिस पर महिला के द्वारा वारासुनी थाने में मौखिक शिकायत की गई, जिस पर पुलिस आरक्षक ने मौके पर पहुंचकर उपस्थित जनों से पूछताछ कर विवाद को शांत कराया और महिला को एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में आने की सूचना दी। परंतु इस दौरान उस महिला का पर्स नहीं मिला, जिससे वहां नाराज और हताश होकर रोने लगी, जिसे लोगों ने समझाइश देकर शांत कराया। आपको बता दें कि बस स्टैंड में यह पहली घटना नहीं है, जबकि इसके पहले भी अनेक महिलाओं के सोने चांदी के जेवरात से और राशि से भरे हुए बैग अज्ञात महिलाओं के द्वारा चोरी कर लिए गए हैं, जिससे उक्त महिलाएं भी किसी स्थान से यात्रा कर अपने ग्राम जाने के लिए निकली थी। ये हो गई कि हमारा पर्स गिर गया, हम जेवर खरीद के लाए थे। तो कब खरीदे थे? आज ही खरीदे थे, अभी 1-2 घंटे की बात हुई है। क्या क्या था वो? कितने का था? कान की बीड़ी थी और बच्चे का रिंग था। रिंग यानी कान के छोटे छोटे रिंग थे कान। कुल कितने का हुआ था? पूरा 17,000 का हुआ था। बालाघाट पुलिस विभाग के फिंगरप्रिंट्स शाखा में पदस्थ निरीक्षक जयदेव सिंह बघेल की उन्हीं के किराए के कमरे में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। 13 जून की शाम को बूढ़ी निवासी दिनेश कुमार गेड़ाम के मकान में वे मृत पाए गए, जिन्हें जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने जयदेव सिंह की लाश जिला अस्पताल के फ्रीजर में रखवा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिंगरप्रिंट्स शाखा बालाघाट में निरीक्षक के पद पर पदस्थ जयदेव सिंह बघेल मूल रूप से सिवनी जिले के रहने वाले हैं, जो पिछले 2 वर्षों से बालाघाट में पदस्थ है। पूर्व में वे कहीं और किराए से रहते थे। इसी वर्ष 22 मई से जयदेव सिंह बघेल नगर के वार्ड नंबर 11 बूढ़ी निवासी दिनेश कुमार गेड़ाम के किराए के मकान में रह रहे थे, जिनकी पत्नी और परिवार शिवनी जिले में रहते हैं, जो समय समय पर बालाघाट आते रहते हैं। बताया गया कि 13 जून की सुबह से ही उनके कमरे से आवाज नहीं आ रही थी। शाम 7 बजे करीब जयदेव सिंह बघेल की पत्नी ज्योति बघेल ने फोन की थी, किंतु जयदेव सिंह बघेल के द्वारा रिसीव नहीं करने पर उन्होंने मकान मालिक दिनेश कुमार को फोन किया और दिनेश कुमार बघेल ने कमरे में जाकर कमरे के दोनों पल्ले के टिके हुए थे, धक्का देने के साथ ही खुल गए। दिनेश कुमार ने घर के अंदर जाकर देखा जयदेव सिंह बघेल अपने बिस्तर पर मृत पड़े हुए थे और उनके हाथ पैर भी अकड़ चुके थे। दिनेश कुमार ने इस घटना के संबंध में उनकी पत्नी को बताया और 108 एम्बुलेंस को सूचित कर जयदेव सिंह बघेल की लाश जिला अस्पताल बालाघाट लाई गई। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जयदेव सिंह बघेल की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई होगी। जिला अस्पताल पुलिस ने लाश जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दी है। बालाघाट के वार्ड नंबर 1 भटेरा के एक दिव्यांग के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर कराटे स्कूल में काम करने वाली एक शिक्षिका के द्वारा कलेक्टर ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,20,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। इन दिनों जिले में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे दिव्यांग हैं जो कि आज नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। उनसे जिले के ही लोगों के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला वार्ड नंबर 1 भटेरा का है, जहां पर एक दिव्यांग रुपेश सारवा पिता गुमान सिंह सारवा निवासी वार्ड नंबर 1 भटेरा चौकी से कलेक्टर ऑफिस में नौकरी दिलाने का नाम पर 1,20,000 रुपए की राशि लेकर बीते महीनों से उसे चक्कर लगाए जा रहे हैं। वह आज तक उसे नौकरी भी नहीं दी गई। वहीं जब उसके द्वारा की शिकायत कोतवाली थाने में की गई तो वहां पर दिव्यांग की शिकायत नहीं लिखी गई और न ही आज तक उसे राशि लौटाई गई है, जिस पर दिव्यांग के द्वारा 13 जून को कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जन सुनवाई में इसकी शिकायत की गई, जहां पर दिव्यांग के द्वारा बताया गया कि वार्ड नंबर 1 का निवासी है, जिसे कराटे स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ रमिता दामड़े कराटे स्कूल में मैडम है, उस यह नामक शिक्षिका और मुजीर खान नाम के एक व्यक्ति के खाते में 1,20,000 रुपए की राशि
डाल दी गई थी, जिसे वल्लभ भवन में कार्य करने वाले भूपेंद्र सिंह निवासी भोपाल को नौकरी लगाने के नाम पर दी गई थी, जिसके द्वारा बहुत से लोगों से पैसा भी लिया जा रहा है, किंतु आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी गई। जबकि उन्हें यह कहा गया था कि बालाघाट कलेक्ट्रेट में उन्हें भृत्य के पद पर नौकरी दिलाई जाएगी, किंतु आज तक उन्हें नौकरी नहीं दिलाई गई। उन्होंने यह भी कहा गया था कि यदि कलेक्टर ऑफिस में नौकरी नहीं लगी तो उन्हें PWD के रेस्ट हाउस में भी नौकरी दी जाएगी। पर अब उन्हें यह लग रहा है कि उन्हें अब किसी प्रकार की कोई नौकरी उनके द्वारा नहीं लगाई जाएगी, जबकि वह बहुत ही गरीब है और एक पैर से विकलांग भी है। वह हाथ ठेला ढकल कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। उनकी बातों में आकर उनके द्वारा इतनी बड़ी रकम दे दी गई थी, आज उनके घर परिवार में रोजी रोटी का संकट बना है। धोखाधड़ी के मामले में यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आया हूँ। इसके पहले भी मैंने जनवरी 1 तारीख को थाने में भी गया, तो थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। असल में जो मेरे साथ धोखाधड़ी किए वो TI को फ़ोन लगा देते हैं, SP के पास फ़ोन लगा, मैं गरीब आदमी किसके पास जाऊँगा, इसलिए मैं जन सुनवाई में आया हूँ। मेरे साथ ड्यूटी लगाने के धोखाधड़ी में आया हूँ यहाँ पर, और इसमें सबसे मेन है रमीता दामड़े, जो कराटे स्कूल की मैडम अपने आप को बताती है, और रियल बात ये है कि वो है ही कराटे स्कूल में। और दूसरी बात, यहाँ पर जो वजीर खान है, जो बालाघाट का निवासी है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है रमीता दामड़े के कहने पर। और दूसरे सर है मेरे भूपेंद्र सिंह, जो भोपाल में वल्लभ भवन में अपने को अधिकारी वित्तीय विभाग में है वो, और अधिकारी लेवल का आदमी बताता है। वो हमेशा हर लोगों को ड्यूटी लगाने का झांसा देकर मैं इस समस्या को लेकर यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था कि ड्यूटी लगा देंगे रमीता दामड़े के द्वारा। कहाँ पर ड्यूटी लगाएंगे बोले? पहले बोला गया कलेक्टर ऑफिस में बोला गया था, उसके बाद अभी जनवरी में पता चला कि मुझे PWD का मैसेज आया, तो PWD विभाग में मतलब रेस्ट हाउस में प्यून की ड्यूटी लगाने का वादा किया था उन्होंने। कि अभी तक कितना राशि दे चुके आप? अभी तक की मैंने 1,20,000 रुपये राशि दे चुका हूँ। क्या लग रहा है अब आपको नौकरी दिला पाएंगे आपको? मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है इनकी बातों में। मैं गरीब आदमी हूँ, ठेले में पैर विकलांग होने के बाद ही मैं ठेला ढकल कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इनके चक्कर में मैं आज 1.5 साल हो गया परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, और किराए भाड़े से रहता हूँ। मैं छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पर चौकी थाने के चक्कर काट रहा हूँ। 1 तारीख से चौकी थाने के चक्कर काट के मैं परेशान हो गया हूँ। आज कलेक्टर ऑफिस आया हूँ मैं, क्या होता है मेरा जन सुनवाई में, ये अधिकारी लेवल से बैठ के मीटिंग में बात होगी जो भी है। ये हमने बोले थे कि ऐसा काम हम नहीं करवाएंगे, तो उसने हमारे को बोली कि नहीं, मैं तुमको भाई भौजाई मानती हूँ, आप मेरा विश्वास करो। अच्छा, तो हम उसको बोलते जा रहे थे कि ऐसा मत करो, पर वो हमारी मानी नहीं। और हमारे घर वालों को तक उसने फ़ोन लगा दी कि इनको पैसा दो, इनके लिए मैं इनको जॉब लगाऊंगी, मैं इनका भला चाह रही हूँ। और भला के आड़ में उसने ऐसा काम करी कि हमको कहीं का नहीं छोड़ा। तो जब उसको फ़ोन लगाते हैं सर, 3 महीने का टाइम दी थी उसने, 3 महीने से हम 4 महीने 5 महीने वेट करे। इसके बारे में जब फ़ोन लगाई तो उसने बोली कि जाओ तुम सीधे पट्टी में जाके सो जाओ, तीनों तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ आने के पहले उसको कई बार संपर्क कर रहे हैं, टॉर्चर किया गया है हमें 1.5 साल से। हमने यहाँ आने के पहले कई बार संपर्क कर रहे, लेकिन उन्हें हमसे बात करना नहीं समझी। उसको जो बोलते थे कि हम चल जाएंगे कलेक्टर के पास में, CM हेल्पलाइन में कॉल करेंगे या फिर पुलिस चौकी, तो बोले मेरा कुछ नहीं होता, तुम जाओ बोले। और ये जो मुजीर खान है और राजा खान, इनने भी मेरे को धमकी दिया था कि तुम जाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ऐसा। और आज जब इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि रुपेश शारोवा के द्वारा उक्त मामले की शिकायत कोतवाली में की गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त धोखाधड़ी वाले मामले पर पतासाजी की गई और पैसे लेने वाले व्यक्ति से 1,10,000 रुपये प्रार्थी को वापस भी करवा दिया गया, और पूरा मामला अभी विवेचना में है। जल्द ही बाकी की राशि वापस करवाई जाएगी। रुपेश शारोवा के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, वह निराधार है। उक्त मामला पुलिस के संज्ञान में है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस ने विभागीय संविलियन की प्रमुख मांग को लेकर आगामी 25 जून को भोपाल में सख्ती प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई, जिसको लेकर मंगलवार को SDM कार्यालय हॉल में मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस संघ की बैठक आयोजित की गई। आयोजित इस बैठक में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आउटसोर्स कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी विभिन्न समस्याएं जानी, तो वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार पर दबाव बनाने और कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल विभागीय संविलियन की मांग को लेकर 25 जून को भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किए जाने की बात कही, जिन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों की विभागीय संविलियन का वादा अपने वचन पत्र में दिया है, जिसकी वे मंच से घोषणा करें, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रचलित आउटसोर्स प्रथा को अन्यायपूर्ण प्रथा बताते हुए इसे हमेशा के लिए खत्म किए जाने की भी बात कही। हम लोग आज यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों की जो बैठक की है कि सरकारी विभागों में मध्य प्रदेश सरकार ने जो आउटसोर्स कल्चर जो पैदा किया है, ये अब तक का सबसे अन्यायकारी कल्चर है। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने के अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत 25 जून को भोपाल में एक महाकुंभ होने वाला है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी रहेंगे। जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिखाकर साइबर ठगी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर क्यों ना हो। इन सब पर साइबर ठगों के द्वारा पढ़े लिखे युवक युवतियों को लुभावने वादे दिखाकर उनके फोन पे के माध्यम से उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई उनसे ली जा रही है, चाहे वह डिलीवरी लेने के माध्यम से हो या फिर कोई भी जॉब करने के लिए या फिर प्रोडक्ट्स के डिलीवरी के नाम पर साइबर ठग के द्वारा धीरे धीरे पहले छोटी कीमत, उसके बाद उससे बड़ी और फिर उससे ज़्यादा ऐसे पैसे की मांग करते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इसका ताज़ा मामला मंगलवार को 13 जून को साइबर थाने में पहुंची युवती के द्वारा बताया गया। अभी बीते कुछ दिन पहले ही लाखों की ठगी जिले के कुछ बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों के साथ की गई थी। यह घटनाक्रम अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि फिर शहर की एक युवती के साथ साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन दिखाकर पेंसिल पैकिंग बेचने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी कर फोन पे के माध्यम से लगभग 16,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली थी, जिसकी शिकायत युवती के द्वारा कोतवाली थाने में की, जहां पर युवती के द्वारा पूरे घटनाक्रम के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी और जब रील देखते देखते उन्हें एक विज्ञापन दिखा जिसमें बताया जा रहा था कि किस प्रकार पेंसिल पैकिंग कर बेचने पर वह कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। उस पर उनके द्वारा विज्ञापन के कॉलर्स से संपर्क करने पर कॉलर्स ने 620 रुपये लेकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा। मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। कॉलर्स के आधार कार्ड की फ़ोटो भेजने के लिए कहा, जिसके बाद मुझे कंपनी का डिजिटल कार्ड बना कर दिया गया और बताया गया कि अगले 24 घंटे के भीतर पेंसिल की डिलीवरी हो जाएगी। अगले दिन उसे डिलीवरी के नाम पर फ़ोन आया और 2,599 रुपये की मांग की गई। उन्होंने फ़ोनपे पर 2,599 का भुगतान कर दिया। कॉलर्स ने दोबारा फ़ोन कर कहा कि आपने गलत भुगतान किया है। उसने 2,500 रुपये और अलग 99 रुपये अलग से भेजने के लिए कहा। मैंने उसके कहे मुताबिक दोबारा दोनों राशि का अलग अलग बार भुगतान किया। लेट भुगतान का कारण बताकर कॉलर्स 2,802 रुपये मांगने लगा। मैंने फिर 2,802 रुपये भेज दिया। इस बार वह 28 रुपये अलग और 2 रुपये अलग करने के लिए कहने लगा। बार बार पैसों की मांग करने के कारण उन्होंने काम करने से इनकार करते हुए पैसे मांगे। कॉलर्स ने कहा कि आपके पूरे पैसे लेकर डिलीवरी बॉय आ रहा है, इससे पहले आप 5,180 रुपये का भुगतान कर दें वरना पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने 5,108 रुपये भेज दिए। उसके बाद वह 7,200 रुपये की मांग करने लगा। उन्हें इस प्रकार से बार बार पैसों की मांग करने लगे, उनके साथ ठगी की जा रही है, उसे महसूस हुआ। उक्त कॉलर्स के द्वारा उनसे धीरे धीरे पैसे लेते हुए उन्हें ऑनलाइन ठगी की जा रही है। तब उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी अपने घर में परिजनों को बताई। जब उनके परिजनों के द्वारा उनसे फ़ोन पर चर्चा की गई तो उक्त कॉलर्स के द्वारा घर के परिजनों से गाली गलौज करना शुरू कर दिया गया, जिस पर उन्हें स्पष्ट हो गया कि उसके साथ साइबर ठगों के द्वारा साइबर ठगी की गई है। इसकी शिकायत उनके द्वारा कोतवाली थाने में पहुंचकर साइबर सेल में की गई। उक्त मामले में साइबर सेल के कर्मचारी के द्वारा जिन नंबरों में फ़ोन पे किया गया था उन नंबरों पर टैगिंग लगाते हुए कार्रवाई शुरू की गई। वाराणसी के वार्ड नंबर 7 में एक लड़की अपने घर से 2 लाख रुपए लेकर बिना बताए घर से चले गई। इस 22 वर्षीय लड़की के घर वापस नहीं आने पर उसके परिजनों ने पुलिस थाने वाराणसी में उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की है। वाराणसी पुलिस ने गुम इंसान कायम कर इस लड़की की तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 7 अनाज मंडी के पास यह लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। बताया गया कि यह लड़की कोई कंपनी में काम करती है और बाहर रहती है। 8-10 दिन पहले ही यह लड़की अपने घर आई थी। 12 जून को 4 बजे करीब यह लड़की अपने घर से निकली किंतु वापस नहीं आई। परिवार वालों ने लड़की को वाराणसी नगर के अलावा अन्य जगह उसके परिचित व रिश्तेदारी में वह काफ़ी पता लगा किंतु लड़की वहाँ भी नहीं मिली। यह लड़की घर से 2 लाख रुपए लेकर घर से बिना बताए निकली। इसके घर वापस नहीं आने पर उसके परिजनों ने पुलिस थाने वाराणसी में रिपोर्ट दर्ज की। वाराणसी पुलिस ने गुम इंसान कायम कर इस लड़की की खोजबीन शुरू कर दी है।